गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे जल्दी से। रंजना शर्मा, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। आज हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी बच्चे। देखिए, तुलनात्मक राजनीति। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स देखिए बेटा, बहुत यूजफुल है। क्या है? बहुत यूजफुल है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। बहुत यूजफुल है। अगर हम शुरुआत से देखें अगर हम शुरुआत से देखें तो एंशियंट टाइम पर अगर हमने बात की थी, देखिए, ओरिजन की अगर हम बात करें, ओरिजन, उत्पत्ति, ओरिजन की बात करें तो हमें चलना होगा एंशियंट टाइम पर। एंशियंट टाइम, जहां पर हमने डिस्कस किया था एरिस्टोटल, अरस्तु के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब अरस्तु ने क्या किया था कि अरस्तु ने जो अपनी किताब लिखी बेटा, अरस्तु ने जो अपनी किताब लिखी, द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स जो अरस्तु ने किताब लिखी, उससे पहले अरस्तु ने 158 158 सिटी स्टेट या कहें कंट्री, उस समय की कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी किया। हम जानते हैं ये चीज, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, अध्ययन किया। तो 158 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करना यानी कि उनका कंपेयर करना। तो उन्होंने अध्ययन किया और कंपेयर किया, यानी कि तुलना की, तुलना की, ठीक है।
फिर उसके बाद जो अच्छी चीजें उनको लगी वो उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर ली, और घुमा फिरा के बोला जाए तो द पॉलिटिक्स में शामिल कर ली। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ओरिजिन जो है एंशियंट ग्रीस से ही माना जाता है, एंशियंट टाइम से ही माना जाता है, और एरिस्टोटल ये इसके पहले विचारक हैं जिन्होंने इसके बारे में बात करना शुरू किया। ठीक है, अरस्तु जो है पहले विचारक हैं जिन्होंने इसके बारे में बात करना शुरू किया। बिल्कुल बेसिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद अगर बेटा दूसरा नाम आता है, उसके बाद अगर कोई दूसरा नाम आता है वो आता है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है। इन्होंने भी बात की किसकी? स्पिरिट ऑफ लॉ की। इन्होंने भी स्पिरिट ऑफ लॉ की बात की, यानी कि कंपेयर की बात की। तो इसका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ओरिजिन एरिस्टोटल ने भी शुरुआत की, फिर मोंटेस्क्यू ने भी इसकी बात की। तो ये क्या है बेटा? ये ट्रेडिशनल अप्रोच। ये किसके कैटेगरी में आएंगे दोनों? ट्रेडिशनल अप्रोच। यानी कि परंपरागत, उपागम। शुरुआत इनकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यहां से हो गई। ठीक है, शुरुआत जो है इनकी यहां से हो गई। वहीं अगर हम मॉडर्न एज की बात करें, वहीं अगर हम मॉडर्न एज की बात करें तो मॉडर्न एज में क्या हुआ? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर कंपेयर किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर कंपेयर किया गया, और जिसमें लीगल इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन किया गया। मॉडर्न एज की बात करें, मॉडर्न एज आधुनिक युग की बात करें तो यहां पर जो कंपैरिजन किया गया, कंपैरिजन यानी कि तुलना किस आधार पर की गई? वो की गई कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। यानी कि संविधान के आधार पर की गई। ठीक है, इसमें एक नाम आता है डाइसी। डाइसी एक विद्वान है, इनका नाम आता है डाइसी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? अलग अलग देशों के संविधान की तुलना की गई। अलग अलग देशों के संविधान की तुलना की गई। और तुलना हम क्यों करते हैं? बेस्ट आउटपुट लेने के लिए। मतलब जहां जहां से हमें अच्छी अच्छी चीजें मिले उनको हम ले लेते हैं। तो कौन सी संविधान में कौन सी अच्छी चीज है और कौन सी बुरी चीज है, यानी कि क्या सिमिलैरिटीज है, क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज में हम कंफर्टेबल हैं,
कौन सी चीज में हम कंफर्टेबल नहीं है, तो ये हमें पता लगता है जब हम किन्हीं देशों के संविधान का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है। और लीगल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई। लीगल इंस्टीट्यूशंस के आधार पर तुलना की गई, जिस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, पार्लियामेंट्री हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इनके आधार पर जो है तुलना की गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम अच्छा है, समझ रहे हैं, ये तुलना की गई। तो ये सब हमें पता कैसे लगा? तुलना करने पर हमें पता लगा। लीगल इंस्टीट्यूशन इन द सेंस पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशन की तो हम तुलना कर ही रहे हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इतना ज्यादा महत्व है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जरिए ही हम ये पता लगा सकते हैं कि किस सिस्टम में, किस गवर्नमेंट में कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है। हम अपने आप को अगर किसी से कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कौन सा गुण है और सामने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है। ठीक वैसे ही अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कंपेयर करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द सेंस संसदीय प्रणाली, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम अध्यक्षात्मक प्रणाली, अब देखिए दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, दोनों की अलग अलग कमियां हैं। वो हम पॉलिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि भारत ने संसदीय प्रणाली ही क्यों लिया, है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है फैमिलियर था इससे, फैमिलियर था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे थे, ब्रिटिशर्स से गुलाम रहे थे, और उनका ब्रिटिशर्स यानी कि यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है यूके में। इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है जहां पर यूके की पार्लियामेंट है। तो इंडिया ने जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम रहे 200 साल तक और उनकी शासन व्यवस्था से, उनके काम करने के तरीके से फैमिलियर थे, तो भारत को लगा ये कंफर्टेबल है, इसमें कंफर्टेबल है, संसदीय प्रणाली को अपना लिया। तो कंपेयर तो किया होगा ना, भारत के संविधान में जब पार्लियामेंट्री सिस्टम को डाला गया होगा तो कंपेयर तो किया गया होगा। क्या उनको नहीं पता था कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है? उनको नहीं पता था यूएसए में प्रेसिडेंशियल चलता है, यूके में पार्लियामेंट्री चलता है? उनको तो पता था ना, लेकिन दोनों का कंपैरिजन किया उन्होंने। तो क्या है ये? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही तो है। इसका दायरा, इसका स्कोप इतना बढ़ता जा रहा है आज के टाइम पर कि हर फील्ड में हम कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इंडिविजुअल से लेकर शासन व्यवस्था तक देखिए, हर किसी में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इस्तेमाल होता है। तो आजकल इसका जो दायरा है, इसका जो स्कोप है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की अपनी खूबियां हैं, अपनी कमियां हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अपनी खूबियां हैं, अपनी कमियां हैं। तो इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया। कॉन्स्टिट्यूशन की हम स्टडी करते हैं तो अलग अलग वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। हम चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं, हम जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन हुआ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन हुआ, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग चीजें अलग अलग देशों के संविधान से ली गई। हमें पता है, जैसे कि हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डीपीएसपी तो बेटा आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया। हमें पता है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो भारतीय संविधान में बोरो की गई हैं, ली गई है। आयरलैंड आयरलैंड हालांकि ये बात अलग है, आयरलैंड ने खुद जो है स्पेन से लिया था डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट को, समझ रहे। तो सब अपने अपने हिसाब से इसको कंपेयर करते हैं और जो चीज अच्छी लगती है उसको अपनी प्रणाली में, अपने सिस्टम में इंक्लूड कर लेते हैं। यह है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब एक सवाल उठता है, कि सर ये बताइए पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भाई अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए पॉलिटिकल थ्योरी ये क्या है, ये सिद्धांत है। अब सिद्धांत हमने देखे हैं, एरिस्टोटल ने भी अलग सिद्धांत दिए, प्लेटो ने अलग सिद्धांत दिए, सबने अपने अपने जो भी विचारक रहे सबने अपने अपने सिद्धांत दिए। तो जो सिद्धांत होता है ना उसको जो है लागू करने की कोशिश की जाती है, लागू करने की कोशिश की जाती है, यानी कि यूनिवर्सली, यूनिवर्सल लेवल पर। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी में अगर किसी विचारक ने कोई सिद्धांत दे दिया तो वो कोशिश करता है कि ये सब हर जगह लागू कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से वो सही है, उसके हिसाब से ये सही है। तो वो कोशिश करता है कि यूनिवर्सली इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए, वैश्विक लेवल पर इसको हर जगह लागू कर दिया जाए। प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत दिया, प्लेटो क्या चाहता था, इसी को लागू किया जाए, समझ रहे। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है बेटा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंपेयर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसके बाद बेस्ट रिजल्ट निकाला जाता है, आफ्टर कंपैरिजन बेस्ट रिजल्ट निकाला जाता है। जो अच्छाई हैं उसको ले लिया, जो बुराई हैं उसको छोड़ दिया। तो ये अंतर है पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। क्लियर है यहां तक? समझ आ रहा है ना सभी बच्चों को? बिल्कुल आज की क्लास में बिल्कुल हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाएंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर, बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब सवाल उठता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इस इसका इतना इंपोर्टेंस क्यों है, इसका इतना इंपोर्टेंस क्यों है, महत्व क्यों है, क्यों है? तो हम जानते हैं कि जिन जिस काल की हम बात कर रहे हैं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से पहले की, तो वहां पर
जो व्यवहारवादी लोग थे ना, बिहेवियरल कैटेगरी के जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे, अपने विषय को, अपनी थ्योरी को जो है साइंटिफिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। जो व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी, वो अपने सब्जेक्ट को, वो अपने सब्जेक्ट यानी विषय को साइंटिफिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक बनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जो व्यवहारवादी लोग थे, बिहेवियरलिज्म वाले, जो बिहेवियरलिज्म वाले लोग थे, वो अपने विषय को साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस नहीं हुए, नहीं हुए, क्योंकि वो अपने सिद्धांत को ही यूनिवर्सली फॉलो करना चाहते थे, अपने ही विचार को फॉलो करना चाहते थे, इंप्लीमेंट करवाना चाहते थे, और वो उसको साइंटिफिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। समझ रहे हैं? भाई साइंटिफिक होने के पीछे कुछ कारण होने चाहिए ना, तभी तो साइंटिफिक होगा। विज्ञान क्या है? अगर न्यूटन का नियम है, अगर न्यूटन का नियम है या गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई चीज ऊपर से अगर गिरती है तो वो नीचे ही क्यों आती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो विज्ञान ने कारण बताया ना। लेकिन बिहेवियरलिज्म वाले जो है, व्यवहारवादी जो लोग हैं, वो अपने विषय जो बता रहे थे उसको वैज्ञानिक तरीके से कोशिश कर रहे थे, वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसीलिए इसीलिए जो है कंपैरिजन पर फॉलो किया गया। यही कारण है कि फिर कंपैरिजन पर फॉलो किया गया, तुलना करने पर ध्यान दिया गया, कंपैरिजन पर फॉलो फोकस किया गया, कंपैरिजन पर फोकस किया गया। क्योंकि अगर अच्छी चीजें हमें पता करनी है, हमारे अंदर कौन सी कमी है, वो हमें तभी पता लगेगा जब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। क्लियर है? तो हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। ये एक सिद्धांत है जिसे हमेशा यूनिवर्सली लागू करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वही क्या है कि इसमें कंपेयर किया जाता है और बेस्ट रिजल्ट निकाला जाता है। जो अच्छी चीजें हैं वो शामिल कर ली जाती हैं, और जो गलत चीज है उनको हटा दिया जाता है। ठीक है? तो तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच तुलनात्मक तरीके से जो है अध्ययन किया जाता है, और एक जनरल कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जाती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से सिस्टम को कंपेयर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, और एक जनरल जनरल कंक्लूजन जनरल कंक्लूजन यानी कि सामान्य परिणाम, जनरल कंक्लूजन यानी कि सामान्य परिणाम निकालने का प्रयास किया जाता है, जनरल कंक्लूजन निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? नोट करेंगे सभी बच्चे।
तो अभी तक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन हुआ, लीगल इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन हुआ, ये हमने देखा। कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन हुआ, लीगल इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन हुआ। आगे फिर अगर चले तो गवर्नमेंट का कंपैरिजन हुआ। गवर्नमेंट यानी कि सरकार, सरकार का कंपैरिजन, एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार से कंपैरिजन। तो ये बेटा यूएसए, यूरोप यहीं तक सीमित था, इसमें होल वर्ल्ड को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इसमें कुछ नाम आते हैं, इसमें कुछ नाम आते हैं, ड्यूबर्जर, ड्यूबर्जर, ड्यूबर्जर जो है, और फ्रेडरिक, ड्यूबर्जर और फ्रेडरिक, ड्यूबर्जर और फ्रेडरिक, ये अपने आप में विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग हैं। इन्होंने गवर्नमेंट को कंपेयर किया, इन्होंने गवर्नमेंट को कंपेयर किया। अभी इसका दायरा उतना ही है, यूरोप यूएसए तक। ठीक है, तो इन्होंने जो है कंपेयर किया, और वही ट्रेडिशनल अप्रोच, वही ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों का कंपैरिजन किया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने जो है कंपेयर किया, ड्यूवर्जर ने कंपेयर किया पार्टी, पार्टी सिस्टम, राजनीतिक दल कि कौन से देश में कैसी पार्टी चलती है, वन पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें आगे बदलाव भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी ये जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, परंपरागत, परंपरागत उपागम, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल करके ड्यूवर्जर ने पार्टी सिस्टम को कंपेयर किया, ड्यूवर्जर ने पार्टी सिस्टम को कंपेयर किया। ठीक है, अब यहां पे जो मेन इन्होंने ध्यान दिया वो इनफॉर्मल एलिमेंट पर ध्यान दिया, इनफॉर्मल एलिमेंट्स यानी कि अनौपचारिक तत्व, अनौपचारिक तत्व। इनफॉर्मल एलिमेंट्स बेटा वो होते हैं जिनको संविधान में शामिल नहीं किया गया, जिनकी व्याख्या संविधान में नहीं है, नहीं है, उन पर ध्यान दिया गया, उनको कंपेयर किया गया। अब कौन सी चीज है जिनकी संविधान में व्याख्या नहीं है, तो पार्टी की व्याख्या नहीं है, प्रेशर ग्रुप की व्याख्या नहीं है, प्रेशर ग्रुप यानी कि दल और दबाव समूह, इनकी व्याख्या संविधान में नहीं है, तो इन्हें इनफॉर्मल एलिमेंट कहेंगे। तो इनको कंपेयर किया कि पार्टी एक देश में कैसी है दूसरे में कैसी है,
प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह कैसे काम करते हैं, एक देश में दूसरे देश में कैसे काम करते हैं, इन चीजों पर विचार किया गया और इनका कंपैरिजन किया गया। क्लियर है? ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। थोड़ा सा बैकग्राउंड बनना चाहिए आपका कि आखिर में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? जितने बच्चे देख रहे हैं बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच कैसे आया। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कमी कौन सी थी। ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें कमी क्या थी? कमी क्या थी ट्रेडिशनल अप्रोच में? कमी क्या थी? तो देख बेटा ध्यान रखना, अप्रोच जो है फॉर्मल था। ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये फॉर्मल अप्रोच था। ये फॉर्मल अप्रोच था। फॉर्मल अप्रोच यानी कि औपचारिक, औपचारिक इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित। तो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो बातें थी उनका ही कंपैरिजन किया जाता था इसमें। क्लियर है? संविधान और सरकार पर ही बल दिया इन्होंने। तो फॉर्मल अप्रोच क्या क्या होता है? जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है उन पर अध्ययन करना, उनका कंपेयर करना। तो ध्यान रखेंगे इसमें सिर्फ उन चीजों पर, उन चीजों के अध्ययन पर बल दिया गया, अध्ययन पर बल दिया गया, बल दिया गया जो संविधान में उल्लेखित हैं। संविधान में उल्लेखित हैं जैसे, जैसे गवर्नमेंट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट के इस स्टडी पर इसमें बल दिया गया, इसलिए ये फॉर्मल है। अब जबकि सिस्टम में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, यहां सिस्टम पर बल नहीं दिया गया।
यहां सिस्टम पर बल नहीं दिया गया, यहां सिर्फ जो है गवर्नमेंट पर बल दिया गया, इसलिए ये फॉर्मल अप्रोच है। और सिस्टम में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी इनफॉर्मल चीजें भी शामिल होती हैं, अनौपचारिक चीजें भी शामिल होती हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रेशर ग्रुप, पार्टी, सोसाइटी, इकोनॉमिक सिस्टम, समझ रहे हैं, इन्वायरमेंट, ये सब कुछ इनफॉर्मल अप्रोच में शामिल होता है, जो कि जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं होता। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पहली कमी क्या देखने को मिली बेटा, कि ये जो अप्रोच है वो फॉर्मल अप्रोच है। फॉर्मल अप्रोच क्या क्यों है, क्योंकि जिन चीजों का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है उन्हीं चीजों का अध्ययन किया गया है, यहां पर उन्हीं को कंपेयर करके देखा गया है। जबकि ओवरऑल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल सिस्टम में सिर्फ सरकार या संविधान थोड़ी ना आते हैं, उसमें तो समाज भी आता है, आपका दबाव समूह भी आते हैं, मीडिया भी आती है, पार्टी भी आते हैं, ग्रुप्स भी आते हैं, संगठन भी आते हैं, सब कुछ आता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये कमी थी ट्रेडिशनल अप्रोच की, पहली कमी। ठीक है। दूसरा है, ये जो अप्रोच है, ये जो अप्रोच है इसकी दूसरी कमी क्या है, ये नैरोअर है, यानी कि संकीर्ण। नैरोअर का मतलब छोटा दायरा, छोटा दायरा, इसका जो स्कोप है वो बहुत कम है, नैरोहर है। क्यों? क्योंकि इस अप्रोच के माध्यम से कंपैरिजन किया गया, वो भी कहां का, यूरोप और अमेरिका का। क्यों? क्योंकि इस अप्रोच के माध्यम से जो अध्ययन किया गया, स्टडी किया गया, वो सिर्फ यूरोप, यूरोप और अमेरिका, यूरोप और अमेरिका को स्टडी किया गया। भैया पूरा बचा हुआ विश्व कहां जाएगा, जब तक आप सब हर चीज को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप बेस्ट रिजल्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपने सिर्फ यूरोप और अमेरिका को ही सब कुछ समझ लिया, वो वहीं कंपेयर करके तय कर लिया क्या अच्छा है क्या बुरा। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसकी स्थापना होती है, कम्युनिज्म की स्थापना होती है, तो ये तो दायरे से बाहर रह गए ना। आपका ट्रेडिशनल अप्रोच जो स्टडी कर रहा है वो यूरोप और अमेरिका तक सीमित है, और चीजें कहां जाएंगी, समझ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं केवल डेमोक्रेटिक सिस्टम तक ये सीमित था, डेमोक्रेटिक सिस्टम तक ये सीमित था, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली तक, लोकतांत्रिक प्रणाली तक सीमित था। इसलिए इसका दायरा कम था, यूरोप और अमेरिका अमेरिका तक ही ये सिमट कर रह गया। क्लियर है। लोकतांत्रिक प्रणाली मतलब समझ रहे हैं, फेडरलिज्म, फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम तक सीमित था। ये इसमें एक कमी देखने को मिल रही थी। अगला अगर हम बात करें तीसरा,
तीसरा बात करें, तीसरी कमी क्या थी, तो ये जो है बेटा डिस्क्रिप्टिव था। इट वॉज डिस्क्रिप्टिव, इट वॉज डिस्क्रिप्टिव। कैसे भाई? क्योंकि ये कंपेयर करके सिर्फ ये बताता था क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, बस ये बता देता था। भाई उसको दूर कैसे करें, कारण बताओ, ये तो कोई भी बता देगा। इसमें ये समानता है, इसमें ये समानता है, इसमें ये असमानता है, इसमें ये असमानता है। कारण बताओ, कारण कौन बताएगा भाई? समझ रहे हैं? ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई। अब कोई कहे कि इस मार्कर को जो है यहां से छोड़ दो तो नीचे गिरेगा, ये आपने बता दिया। इसके पीछे कारण क्या है, साइंटिफिक वे क्या है, वो नहीं बताया आपने। तो ये डिस्क्रिप्टिव था, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है डिस्क्रिप्टिव था। और समानता असमानता किस में बात करता था ये? कॉन्स्टिट्यूशन में और गवर्नमेंट में। क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं अलग अलग देशों की गवर्नमेंट सिस्टम में, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इसकी बात करता था ये। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए, अब देखिए, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जो सेकंड वर्ल्ड वार था, सेकंड वर्ल्ड वार, इसके बाद कुछ अलग परिस्थितियां बनी। जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद अलग परिस्थितियां बनी। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में हमने देखने को मिला हमें कि अफ्रीका में जो है और एशिया में नए पॉलिटिकल सिस्टम का उदय हुआ। क्या हुआ? सेकंड वर्ल्ड वार के बाद अफ्रीका, अफ्रीका में और एशिया में, एशिया में न्यू पॉलिटिकल सिस्टम इमर्ज हुआ।
न्यू पॉलिटिकल सिस्टम का उदय हुआ, यानी कि इमर्ज हुआ। अब अफ्रीका और एशिया में नए पॉलिटिकल सिस्टम का इमरजेंस हुआ, उदय हुआ, तो ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच में शामिल ही नहीं थी, उनके कंपैरिजन में शामिल ही नहीं थी। नए प्रकार की सरकारें बनी, नया सिस्टम आया, ये तो पुराने अप्रोच में शामिल नहीं थी। तो यहां अब यहां से मॉडर्न अप्रोच आना शुरू हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मॉडर्न अप्रोच। क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें अफ्रीका और एशिया में जो है नए पॉलिटिकल सिस्टम का उदय हुआ, और अफ्रीका एशिया जो है ट्रेडिशनल अप्रोच की स्टडी में शामिल नहीं था। भाई ऐसे थोड़ी ना कहेंगे हम कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम, कोई पॉलिटिकल सिस्टम है तो वो हर देश का होगा ना। तो अफ्रीका और एशिया में नए पॉलिटिकल सिस्टम का उदय होना शुरू हो गया आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, और ट्रेडिशनल अप्रोच जो परंपरागत उपागम हमने डिस्कस किया, उसमें नए पॉलिटिकल सिस्टम का जो उदय हो रहा था अफ्रीका और एशिया में, वो उसमें शामिल ही नहीं था। यहां नई परिस्थितियां बन रही थी आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। रिवॉल्यूशन होता है, कम्युनिज्म की कोशिश, कम्युनिज्म लाने की कोशिश की जाती है, कम्युनिस्ट टाइप की पार्टी बनती हैं। तो ये चीज तो पुराने अप्रोच में शामिल नहीं थी। तो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर बेटा स्थितियां बदल गई, ठीक है। और वहीं आपको पता है 1917 में, अक्टूबर 1917 में कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम शुरू होता है। कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, साम्यवादी साम्यवादी राजनीतिक साम्यवादी राजनीतिक प्रणाली, इसकी शुरुआत होती है आफ्टर रिवॉल्यूशन। आफ्टर रिवॉल्यूशन जो है इसकी शुरुआत होती है, जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में तो ये सारी चीजें शामिल ही नहीं थी, उनकी स्टडी में ये सारी चीजें शामिल ही नहीं थी। तो स्थितियां बदलेंगी कंपेयर करने की। पहले हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट को कंपेयर कर रहे थे, यानी कि फॉर्मल अप्रोच था अपना रहे थे, लेकिन भैया इनफॉर्मल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। यानी कि फॉर्मल अप्रोच का मतलब क्या था, मैंने बताया, जो चीज जिन चीजों का उल्लेख संविधान में है उनको स्टडी करें, आप उनको कंपेयर करें। लेकिन हमें इनफॉर्मल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इनफॉर्मल इन द सेंस, जो चीजें जिन चीजों का उल्लेख संविधान में नहीं है वो भी तो सिस्टम का हिस्सा हैं, उनका भी तो प्रभाव पड़ता है सरकार पर। तो उनका कंपैरिजन कौन करेगा? तो हमें फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ जाना पड़ेगा, जहां पे प्रेशर ग्रुप, आज के टाइम पे देखिए सोशल मीडिया, प्रेशर ग्रुप, कई प्रकार के यूनियन, संगठन, एनजीओ, ह्यूमन राइट्स वाले, मीडिया, कहां तक बचेंगे आप? इन सब का स्टडी करना पड़ेगा, इन सब का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच नैरोअर था। नैरोअर क्यों? क्योंकि उसका जो अध्ययन का दायरा था वो यूरोप और अमेरिका तक सीमित था। लेकिन आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, अक्टूबर 1917 में जो रिवॉल्यूशन होता है और कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की स्थापना होती है, तो ये तो शामिल ही नहीं था उसमें। इसको भी शामिल करना पड़ेगा, तभी तो फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे हम कंपेयर करने के बाद। रंजना जी, क्लियर समझ आ रहा है बेटा? और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी उनकी स्टडी शामिल नहीं थी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी, यानी कि
सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ये शामिल नहीं थी बेटा, उसमें शामिल नहीं थी। किसमें शामिल नहीं थी? ट्रेडिशनल अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये शामिल नहीं थी। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये सारी चीजें शामिल नहीं थी। तो देखिए हम धीरे धीरे ट्रेडिशनल अप्रोच से कंपैरेटिव मेथड, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जिन अप्रोच का इस्तेमाल हम करते हैं, जिन तरीकों का इस्तेमाल हम करते हैं कंपेयर करने के लिए, तो उसमें तरीका है ट्रेडिशनल अप्रोच और उसके बाद है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां थी, वो हमने देखी। अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद परिस्थितियां बदल गई। ट्रेडिशनल अप्रोच काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उसका दायरा बहुत कम था। अब नई नई पार्टी सिस्टम उदय हो रहा था, नए नए पॉलिटिकल सिस्टम उभर कर आ रहे थे, नए नए इनफॉर्मल ग्रुप्स आ रहे थे, नई नई सामाजिक परिस्थितियां बन रही थी, नई आर्थिक परिस्थितियां बन रही थी। तो इन सबको शामिल करने के लिए फिर मॉडर्न अप्रोच आया। इन सबको शामिल करने के लिए फिर मॉडर्न अप्रोच आया। ठीक है, तो इन्हीं को देखते हुए बेटा मॉडर्न अप्रोच इमर्ज हुआ। क्या हुआ? मॉडर्न अप्रोच जो है इमर्ज हुआ। विजेंद्र जी आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करके बताइए, अभी आवाज आ रही है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे अभी आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी बच्चे, वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, वॉइस क्लियर है। चलिए ठीक है, विजेंद्र जी एक बार चेक कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए पेज को। आवाज तो आ रही है, रंजना जी बता रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक उपागम। अब बेटा जिस प्रकार ट्रेडिशनल अप्रोच में जो कमी थी, गर्मी अचानक से बढ़ गई। ट्रेडिशनल, जिस प्रकार ट्रेडिशनल अप्रोच में कमी थी उसको ध्यान में रखते हुए मॉडर्न अप्रोच आया। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच जिस प्रकार जिस प्रकार ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ फॉर्मल एलिमेंट को शामिल किया गया, समझिए ध्यान से, ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ फॉर्मल
एलिमेंट्स को शामिल किया गया। फॉर्मल एलिमेंट्स इन द सेंस, मैंने मतलब बताया आपको, फॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब है उन चीजों के बारे में स्टडी करना जिन चीजों का उल्लेख संविधान में मिलता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ फॉर्मल एलिमेंट्स को शामिल किया गया, इनफॉर्मल एलिमेंट्स को शामिल नहीं किया गया। इनफॉर्मल एलिमेंट्स में वो चीजें आ जाएंगी जिनका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता, जैसे कि दल, पार्टी, पार्टी का उल्लेख संविधान में नहीं है। प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। सोशल मीडिया, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। एनजीओ, संगठन, यूनियन नहीं है। तो इनका भी प्रभाव पड़ता है पॉलिटिक्स पर, तो जरूरी है कि इनका भी कंपैरिजन किया जाए। दूसरे देश में जो प्रेशर ग्रुप्स चल रहे हैं, इंडिया में जो प्रेशर ग्रुप्स चल रहे हैं, उनका आपस में कंपैरिजन किया जाए, फिर जो बेस्ट रिजल्ट हो, बेस्ट आउटपुट हो, वो निकाली जाए। ठीक है, क्लियर है। तो मॉडर्न अप्रोच की यही खास बात होगी कि जो कमी थी ट्रेडिशनल अप्रोच में, वो इसमें दूर की गई। तो जिस प्रकार जो है ट्रेडिशनल अप्रोच में गवर्नमेंट को ध्यान में रख के कंपेयर किया जाता था, यहां पूरे सिस्टम को ध्यान में रख के कंपेयर किया जाएगा। तो यहां देखेंगे हम, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट पर फोकस न करके, सिर्फ गवर्नमेंट पर फोकस न करके, यानी गवर्नमेंट पर भी तो फोकस किया ही है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट पर फोकस न करके पूरे सिस्टम पर फोकस किया है। पूरे सिस्टम यानी कि प्रणाली पर फोकस किया है। तो यहां मैं बता दूं बेटा आपको, गवर्नमेंट और सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट और सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट हो गया, एटसेट्रा। सिस्टम में बेटा देखिए, पूरा ओवरऑल सिस्टम में गवर्नमेंट तो आएगी ही, गवर्नमेंट तो आएगी ही, इसके साथ साथ सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल, पार्टी, प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, यूनियन, और जो है एनजीओ, अलग अलग सोसाइटीज, बेटा ये सब आ जाएगा, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो मॉडर्न अप्रोच में हम सबको कंपेयर करेंगे, पूरे सिस्टम पर ध्यान दिया गया है मॉडर्न अप्रोच में, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट पर। ये सबसे बड़ा अंतर है, ये सबसे बड़ा अंतर है। गवर्नमेंट, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, और ये है आपका पार्टी, प्रेशर ग्रुप, सोशल मीडिया, यूनियन यानी कि संगठन, संगठन, एनजीओ, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब आ जाएगा, चैरिटेबल सोसाइटीज, सब कुछ आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और मेन है बेटा यहाँ प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान दिया गया। यानी कि सरकार तो है, सरकार तो है, सरकार को कंपेयर कर लेंगे, लेकिन सरकार में काम कैसे हो रहा है, सरकार की
काम करने की प्रक्रिया कैसी है, सरकार की काम करने का प्रोसेस कैसा है। तो मेन प्रोसेस पर ध्यान दिया गया है इस पे सिस्टम में। किस पे? प्रोसेस पर ध्यान दिया गया है। और दूसरा हम देखेंगे, वो नैरो अप्रोच था, संकीर्ण था, ये इसका दायरा जो है बड़ा है, तो ये वाइडर अप्रोच है। वाइडर अप्रोच देख रहे हैं, वाइडर अप्रोच है, कितनी चीजें शामिल हो रही है इसमें, और अभी कोई लिमिट नहीं है, कोई नई चीज होगी तो वो शामिल हो जाएगी। तो इस मॉडर्न अप्रोच का जो दायरा है वो वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है। समझ रहे? कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो यूरोप और अमेरिका तक सीमित था, ठीक है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में एशिया और अफ्रीका पर भी फोकस किया गया है। ऑल्सो फोकस ऑन एशिया एंड अफ्रीका, क्योंकि नया पॉलिटिकल सिस्टम पनप रहा था यहां पे, तो इनको भी जोड़ना पड़ गया। ठीक है। तीसरा, वहां डेमोक्रेटिक पर ज्यादा बल दिया जा रहा था, यहां डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम पर ध्यान दिया गया है। नॉन डेमोक्रेटिक मतलब समझ रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम, तो वो डेमोक्रेटिक तो नहीं है, तो नॉन डेमोक्रेटिक में आ जाएगा। और भी जो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट है, वो सब नॉन डेमोक्रेटिक में आ जाएंगी। तो यहां मॉडर्न अप्रोच में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों सिस्टम को स्टडी के लिए रखा गया है। क्लियर है? वाइडर अप्रोच इसलिए क्योंकि अमेरिका और यूरोप के अलावा इन्होंने एशिया और अफ्रीका पर भी फोकस किया। चौथा देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्क्रिप्टिव था और इट इज एनालिटिकल। एनालिटिकल एनालिटिकल यानी कि विश्लेषण, विश्लेषणात्मक। ये विश्लेषणात्मक है, यानी कि ये कारण भी बताएगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ जानकारी देके चुप नहीं बैठ जाएगा, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच करता था। जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच के बिहाफ पर बात की जाए, तो इस पेन को मैं नीचे गिराऊंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, वो सिर्फ इतना बता के रह गए। लेकिन एनालिटिकल वे में अगर बताया जाए, ये पेन छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, लेकिन क्यों गिरेगा, कारण क्या है, तो विश्लेषण भी बताया जाएगा मॉडर्न अप्रोच में। क्लियर है? तो यहाँ पॉलिटिकल सोशोलॉजी और पॉलिटिकल इकोनॉमी शामिल हो जाएंगे। यहाँ पॉलिटिकल सोशोलॉजी, पॉलिटिकल सोशोलॉजी और पॉलिटिकल इकोनॉमी शामिल हो जाएंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी शामिल हो जाएंगे, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक अर्थशास्त्र दोनों शामिल हो जाएंगे। समाज और अर्थव्यवस्था दोनों शामिल हो जाएंगे भाई यहां पर।
नोट करेंगे सभी बच्चे। तो यहां देखिए, मॉडर्न अप्रोच में सिस्टम की स्टडी करने के लिए डेविड ईस्टन का नाम आता है, याद रखेंगे। डेविड ईस्टन, इन्होंने सिस्टम की स्टडी की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डेविड ईस्टन का नाम आता है, तो उन्होंने सिस्टम की स्टडी की। तो डेविड ईस्टन नाम याद रखेंगे। और डेविड ईस्टन ने प्रोसेस को फॉलो किया, यानी कि प्रोसेस पर काम किया डेविड ईस्टन ने। ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच न सिर्फ गवर्नमेंट पर बल्कि पूरे सिस्टम पर फोकस करता है, और सिस्टम की स्टडी यहाँ डेविड ईस्टन ने की। और डेविड ईस्टन ने प्रोसेस को ध्यान में रखा, पूरी प्रक्रिया को। यानी कि संविधान या सरकार काम करती है वो तो ठीक है, लेकिन कैसे काम करती है उस पे इन्होंने स्टडी किया, कंपेयर किया, पूरी प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर। डेविड ईस्टन नाम याद रखेंगे आप। क्लियर है भाई इतना? बताएंगे सभी बच्चे। विजेंद्र, रंजना, मीनाक्षी और जो भी बच्चे हैं, एक बार कमेंट करके बताइए क्लियर हैं सारी चीजें।
तो देखिए आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाली यूनिट की शुरुआत की है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ओरिजिन एंशियंट टाइम से एरिस्टोटल से माना जाता है। बाद में मॉन्टेस्क्यू ने इसके बारे में जिक्र किया। और जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात आती है तो एरिस्टोटल का नाम आता है। एरिस्टोटल ने 158 सिटी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया, कंपेयर किया और द पॉलिटिक्स नाम की किताब लिखी। यहीं से पॉलिटी की शुरुआत मानी जाती है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत आते हैं ये। मॉडर्न एज में कंपैरिजन थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ा। डाइसी जिनका नाम आता है यहाँ पर विद्वान है। यहाँ पे लीगल इंस्टीट्यूशन की बात की गई कंपैरिजन में, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, ठीक है ना। और ये जैसे कि हम कंपेयर करते थे कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते थे, फिर जो अच्छी चीजें हैं वो अपने में शामिल कर लेते थे। तो मैंने बताया आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें कई अलग अलग देशों से ली गई हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में मैंने बताया आपको, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इनमें क्या डिफरेंस है। पॉलिटिकल थ्योरी ये अपने खुद के सिद्धांत होते हैं जो व्यक्ति देता है, वो चाहता है कि इसको यूनिवर्सली लागू कर दिया जाए, ठीक है ना, थोप दिया जाए एक तरह से। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या होता है, सिस्टम को सबसे पहले कंपेयर किया जाता है, फिर जनरल कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इंपोर्टेंस ये है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंपैरिजन पर फोकस किया जाता है। अब आगे और बढ़ाइए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन हो रहा था, फिर ये गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा। गवर्नमेंट में डूवर्जर का नाम आता है, डूवर्जर और फ्रेडरिक का नाम आता है, ये विद्वान है। तो ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने डूवर्जर ने पार्टी सिस्टम का स्टडी किया, और पार्टी सिस्टम जो है फॉर्मल फॉर्मल एलिमेंट में नहीं आता, इनफॉर्मल एलिमेंट में आता है। तो दायरा थोड़ा सा बढ़ा आगे से, पहले से अब दायरा थोड़ा बढ़ा। और इनफॉर्मल एलिमेंट में हम जानते हैं जिनकी व्याख्या संविधान में नहीं होती है, वो इनफॉर्मल एलिमेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में कमी क्या थी कि मॉडर्न अप्रोच आने की जरूरत पड़ी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है फॉर्मल था, उन्हीं चीजों का कंपैरिजन स्टडी किया जाता था जो संविधान से संबंधित है, जिनका जिक्र संविधान में है, उल्लेख संविधान में है, ठीक है। और इसका जो दायरा था वो बहुत छोटा था, क्योंकि यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित था, ये क्लियर है। और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पर ही फोकस करते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी थी। और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो बाद में आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर इमर्ज होकर आई कई सारी सिस्टम, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था। बाद में फिर जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो परिस्थितियां ऐसी हो गई कि अफ्रीका और एशिया में नए पॉलिटिकल सिस्टम का उदय हो गया। और अक्टूबर 1970 में कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम की स्थापना हो गई और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बदल गई। और ये सब पुराने वाले अप्रोच में शामिल नहीं था, इसलिए मॉडर्न अप्रोच आने की जरूरत पड़ी। मॉडर्न अप्रोच का फायदा क्या है, फीचर्स क्या है, कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट पर फोकस ना करके ओवरऑल सिस्टम पर फोकस किया गया, और सिस्टम यानी कि पूरी प्रोसेस पर फोकस किया गया। और इसके जो प्रोपोनेंट है वो डेविड ईस्टन है, जो प्रोसेस पर फोकस करते हैं। इसका जो अप्रोच है, दायरा है, वो बहुत बड़ा था। इसमें यूरोप और अमेरिका तो शामिल थे ही, साथ ही साथ एशिया और अफ्रीका में जो नए पॉलिटिकल सिस्टम का उदय हुआ वो भी इसमें शामिल कर लिया गया। तीसरा, इस जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर आधारित था, लेकिन इसमें डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इन द सेंस जो पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी, वो सब भी शामिल कर लिए गए स्टडी में यहाँ पर। और जिस प्रकार ट्रेडिशनल अप्रोच जो है डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो एनालिटिकल है। यहाँ पर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल इकोनॉमी को शामिल कर लिया गया, क्लियर है। तो ये चीजें हमने डिस्कस की यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, रिवीजन करके आइएगा सभी बच्चे।